नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ रेखा। मेरा नाम है ऋचा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान की आज की प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह में। दोस्तों, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं कि हर सुबह इस कार्यक्रम में अपने विशेष मेहमान को लेकर हम उपस्थित हो जाते हैं। उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों का जिक्र आपसे करते हैं ताकि आप उनकी बातों से कुछ सीख पाएं और साथ ही उनकी बातों को अपने जीवन में उतार पाएं। ऐसा कहा भी जाता है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर वो परिस्थिति जो आपके समक्ष आती है उससे आप या तो जीतते हैं या तो आप सीखते हैं। क्यों ऋचा, क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा है रेखा आपने कि अगर आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़नी होगी। एक नई सुबह जब आती है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके साथ लेके आती हैं। जी, सुबह बिल्कुल। आपको सिखाता है कि आपको कभी हार नहीं माननी जी, चाहिए, है बिल्कुल। ना? और यही वजह है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको हर सुबह अनमोल वचन बताते हैं, अनमोल विचार बताते हैं, जिसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। महापुरुषों द्वारा बताई गई बातें होती हैं, तो आइए नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन से नहीं गुजरने दूंगा। आइए परिचय करवाते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं अजय कृष्ण जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके विषय में अपने दर्शकों को बताएं कि आप जीएम हैं एसबीआई, आप जनरल मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और साथ ही आप कवि हैं, विचारक हैं। लगभग 3 दशकों से कविताएं लिखते चले आ रहे हैं। आपकी कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं और आज के इस बातचीत में हमारी कोशिश होगी कि आपकी उन तमाम कविता संग्रह पर हम चर्चा कर पाएँ। आपकी कविता से संबंधित जो भी मुख्य बिंदु है, आपकी सोच है, वो हम लोगों के सामने रख पाए, जिससे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो कुछ जान पाए और कविता के मुख्य बिंदुओं को समझ पाए। लेकिन शुरुआत हम करेंगे सर, सबसे पहले आपके विषय में जानना चाहेंगे, कहाँ से संबंध रखते हैं, शुरुआती शिक्षा दीक्षा कब कैसे कहाँ से हुई? नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए इस कार्यक्रम में। तो शुरुआत ऐसी है मेरी कि जो एक मानव की शुरुआत होती है, मेरा जन्म कोलकाता में हुआ था और 5वीं 6वीं तक वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद पिताजी वहाँ थे और फिर पटना आ गए। पटना के एन कॉलेज में वो पढ़ाते थे। तो फिर मैं बाकी शिक्षा दीक्षा यहाँ सेंट जेवियर्स से हुई। फिर मैंने साइंस कॉलेज से अपना आईएससी किया। फिर ग्रेजुएशन की पर रही और मेरा मुख्य विषय फिजिक्स था, लेकिन साहित्य में अभिरुचि इसलिए थी कि घर में लोग साहित्यकार थे, तो उससे हमारे जो साहित्य के प्रति जो झुकाव है वो बढ़ता गया। और चूँकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी था तो एक मैं जो हमारे सोचने का तरीका था उसी को लेकर मैं बढ़ता था, और उसमें कविता हो या कोई लेख हो, मैं उसको उसी स्टांस से उसी दृष्टि से उसको लिखता था। जी, आप कवि भी हैं, आप चिंतक भी हैं और आप विज्ञान के क्षेत्र में भी हैं, विज्ञान के स्टूडेंट रह चुके हैं। ये दोनों बहुत ही अलग है अगर आमतौर पर देखें तो। एक विज्ञान का भाग हो गया और एक हो गया कि आप कवि के क्षेत्र में जो कल्पनाओं से भरी होती है, तथ्यों से भी भरी होती है। तो आपने इस क्षेत्र में आना कैसे समझा कि आप कवि बने? मैं समझता हूँ कि मेरा जो अपना नज़रिया है कविता के प्रति, वो बेसिकली वो तर्क का आत्मसात है। बिना तर्क को आत्मसात किए आप जो बड़ा सच है, जो साहित्यकार का मुख्य रूप से काम होता है, उसको आप नहीं पकड़ सकते। आपने तर्क की बात की। तर्क मतलब तर्क मेरी कविता में एक और बात है कि मैं कोशिश ये करता हूँ, कई लोगों को आप देखे होंगे किसी एक खास किस्म का रोमांस होता है कविता में, किसी को श्रृंगार के लिए होता है। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में लोग वो रोमांस था, स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम में। मेरा जो रोमांस है वो तर्क का है। तो तर्क को मैं ऐसे देखता हूँ कि तर्क अगर वाकई वो तर्क है तो उसमें एक संवेदना होती है, और संवेदना से कविता का वास्ता है। जिस तर्क में संवेदना न हो उसको मैं तर्क नहीं मानता, उसको कुतर्क मानता हूँ। तो कुतर्क से मुकदमे जीते जा सकते हैं,
कुतर्क एक टूल है जिसके माध्यम से हम सच की पड़ताल करते हैं, बट वो अपने आप में मुकम्मल तर्क नहीं है। तर्क वो है कि अगर वो किसी आदमी पर या कंप्यूटर पर उसको लोड किया जाए तो उसको एक्टिवेट कर सके। मतलब जो प्रकृति में जो हो सकती हैं चीज़ें, डुएबल चीज़ें हैं, वही तर्क है। और तर्क जब भी होता है, जैसे मैंने कहा कि एक इंजन होता है, कंप्यूटर हो, आदमी भी एक इंजन है, तो वो जब तर्क इंजन चलता है, जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर में एल्गोरिथम चलती है अंदर, तो वो एक जहाँ भी इंजन चलेगा वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। मैं उसको संवेदना मानता हूँ। और तभी वो मूव करती हैं, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, तभी वो उसको मूव कर पाती हैं, उस पर प्रभाव छोड़ पाती हैं। हमारी कई नीति और निर्देश जो हैं वो बिना तर्क के बने हैं। तो उसके फेलियर के और भी चांसेस हो सकते हैं कि खुद ही आदमी आप साथ पहले जरूरी है, और आपने आप साथ कर लिया तो जो अब आपके से मुखर होगा वो संवेदना और वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, वो प्रभाव डालेगा। तो इसलिए विज्ञान का मेरी कविता से बड़ा गहरा वास्ता है। जी, जैसा कि आपने बताया सर, क्योंकि जब कविता की बातें होती हैं तो उसमें मनस्थिति भी आती है, उसमें शब्द भी आते हैं, उसमें तर्क भी आते हैं। तो चाहूँगी कि एक कविता यदि आप सुनाना चाहें ताकि हमारे दर्शक भी सुन पाएँ, आनंद ले पाएँ, उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। जी, जैसे क्या कुछ सुनाना चाहेंगे सर? मैं एक दो मैं छोटी कविताएं, मैं ज़्यादा अमूमन बड़ी लंबी कविताएं लिखता हूँ। तो एनीवे अगर उसका तो वक्त पे है, आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। मैं एक आध, ताकि आपको मिजाज और टेस्ट का पता चले, तो एक कविता मैं पढ़ सकता हूँ, मिजाज। पड़ा है एक बार फिर पृथ्वी के बदन पर परिप्रेक्ष्य का प्रकाश, चलने लगी है अंबर में बयार, हिलने लगे वृक्ष अंतिम अंगड़ाई लेकर, उड़ चला रात का पंछी गुनगुनाती सरिता की ओर। उधर चटक नील होने लगी दृष्टियां, झोंक दिया क्षितिजों में सागर ने अपना सार। संदर्भ फिर से भर उठा आसमानों के अर्थ से, एक बार और टापू को हो गया आभास, उसका मौसम मोहताज है समंदर के मिजाज का। आज तो बस यथास्थिति पर सूरज है मेहरबान। क्या बात है, बहुत ही गहराई वाली बातें इसमें लिखी हैं सर आपने। इसमें वो है कि मैं मतलब एक तर्क भी है, अंडरलाइन तर्क तो हर जगह है। आदमी में अगर तर्क ना हो तो पशु होता जाएगा। इवन पशु भी तर्क से ही संचालित होता है कि नहीं? तो हम लोग हैं क्या कि हम लोगों को कविता का काम है कि वो तर्क के आधार पर, जैसे मैं विज्ञान में, मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स का है मान लीजिए, वो बड़े सत्य को पकड़, हम लोग बड़े सत्य का हिस्सा हैं। एक बड़ा लंबा दौर चला था कविता में कि आदमी अपने को इतना इम्पोर्टेंट समझने लगा कि वो समझा कि मेरी जो दृष्टि है, मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ कि मेरा जो व्यू है आउटसाइड दुनिया के बारे में, बाहर की जो दुनिया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जबकि वो एक छोटा सच था। आप बड़े हिस्से का पार्ट है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में कई हैबिटेबल जोन्स हैं, और वहाँ हो सकता है कोई सभ्यता हमसे भी एडवांस हो, जिसके बहुत वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है, और ये रियलिस्टिक एक मतलब एंटिसिपेशन है। तो आप इसका मतलब मान लीजिए कि आप बड़े सच का एक छोटा सा हिस्सा है। तो मेरा कविता का काम है कि सत्य को, जो बड़ा सत्य है, उसके पीछे लगना, उसको पकड़ना, और वो पकड़ा तर्क से ही जा सकता है। और जैसा मैंने कहा कि किसी को मैं प्रेम को भी एक तर्क का ही हिस्सा मानता हूँ। तो जो मूलभूत प्रवृत्ति है आदमी की और सिविलाइजेशन की, वो तर्क है। और जैसा मैंने कहा कि मेरा अपना ये मानना है कि तर्क अगर मुकम्मल तर्क है तो उसकी एक संवेदना है, और संवेदना से कविता का वास्ता है। ये तो लोग सब मानते हैं, बट कौन सी संवेदना महत्वपूर्ण है? वो बड़ी संवेदना जिसका हम लोग एक हिस्सा है। आपने सर संवेदना की बात कही, आपने तर्क की बात कही, तो अमूमन देखते हैं कि लोग कहते हैं कि तर्क से आप लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, मतलब आप उनसे जीत सकते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं कर सकते। तो आपकी कविता किस जॉनर के लिए है? उनको कौन से दर्शक पढ़ सकते हैं? कि अमूमन देखते हैं कि हम जब ज़िंदगी से थोड़े से परेशान हो जाते हैं तब किताब की ओर आते हैं,
तो कहाँ तक ये कैसे आपकी किताब तक पहुँचा जाए, किस तरीके के दर्शक आएंगे? देखिए, आपने परिभाषागत एक सवाल पूछा जो कि अमूमन एक बहुत बड़ी मान्यता भी ये है कि तर्क से आप संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं उसको तर्क मानता ही नहीं हूँ। वो कुतर्क है, मुकदमे जीते जा सकते हैं। बिल्कुल। तर्क वो है जो संवेदनाजनक, और संवेदना आप में होनी चाहिए। कैसे हो सकता है कि आप जिसको इंगित कर रही हैं उसमें आपने तो आत्मसात कर लिया, आपका इरादा भी नेक है, लेकिन वो आत्मसात नहीं कर पाया, लेकिन आपकी जो संवेदना है, जिसको मैं फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में वाइब्रेशन कहता हूँ, इज पार्ट ऑफ इंजन काइंड ऑफ, तो आप वो जा रही है, उसको नहीं है, लेकिन वो उसका ट्रेल बन जाता है। हम लोग आईटी में बोलते हैं एक ट्रेल बन गया उसका, उसने नहीं किया। अब मैं इतिहास का एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि तुगलक ने कहा कि चलो राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद करते हैं, तो लोगों आइडिया उनका अच्छा था, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनका अनुभव था, प्रशासन का, उससे उनका अंदाज हो गया कि उधर जाने से थोड़ी लोगों में आपसी घनिष्ठता बढ़ेगी, इंटरमिंगलिंग होगी, और एक जो डेंसिटी, एक जो मुल्क की जो एक घनत्व है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। अच्छा, लोग तैयार नहीं थे उसके लिए, वो फेल हुआ बुरी तरह, लेकिन वो मुकम्मल तर्क था, उसमें एक संवेदना थी, और इसीलिए बाद में चल के उसका महत्व पता चला। और आज के डेट में जैसे हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं राष्ट्रीयकृत में, तो हिंदी या उर्दू होने के नाते हैदराबाद एक बहुत बड़ा केंद्र है जो दक्षिण को साउथ से मिला था, ये होते हैं। उसका एक और मैं छोटा एग्जाम्पल जिसको फील कर सके, किसको मैं तर्क कहता हूँ, कि जिसको आप फील कर सकें, जिसको आप अनुभव कर सकें। जैसे कि आप 2 kg वजन उठाती हैं, तो आप अगर अर्थमेटिक में लिखती हैं 2 + 2 4, और जब आपने 2 kg वजन और डाली तो आप उसको महसूस करती हैं कि डबल हो गया। ये तर्क है, और इसको कहते हैं जो आप महसूस कर रही हैं, जो आपकी नसें खींच गई ज़्यादा भार की वजह से, वो संवेदना की गरिमा है जिसकी वजह से आप है। तो इसको मैं तर्क मानता हूँ। जी, बहुत ही सरल और बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपने बताया है सर, और मुझे लग रहा है कि जो भी देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को वो विस्तार से समझ पाए होंगे। और मुझे लगता है कि आपने एक मैसेज भी दिया है, ऐसे लोग जो कविता लिखते हैं, केवल शब्दों के माध्यम से कविता लिख लेना, लेकिन उसमें वजन कैसे लाना है ये अभी आपने बता दिया। थोड़ी सी संवेदना डालिए ताकि वो महसूस कर सके। आपके कुछ कविता संग्रह का जिक्र करना चाहेंगे सर? कैद में है उम्मीद, इस तरीके से आपकी कविता संग्रह आई थी, कैद है एक नन्ही उम्मीद। इसके विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि इसमें कई ऐसी कविताएं हैं, उसमें मदर टेरेसा का जिक्र है और कई ऐसी कविताओं का जिक्र है उसमें बिस्मिल्लाह खान भी बिस्मिल्लाह खान है। आपने देखो ये कविताएं तो मेरे ख्याल से नेट पे हैं, जी। वो आप पढ़ सकते हो। उसमें एक लंबी कविता भी है। तो वो था कि वो मेरे जो शुरुआती दौर था, और वो एक लंबे मतलब एक लंबे पीरियड की कविता है। उसमें मतलब करीब 15 साल का जो जेनर होता है, 15 साल का जो टाइम है वो उसमें आती है। अच्छा। पाए के पीछे कविता है। मैं ये कहता था कि अगर तर्क को आपने आत्मसात कर लिया तो कविता में एक पैशन तो आ जाएगा। अगर आप पैशन के रूप में देखें तो कविताएं काफ़ी सक्सेसफुल हैं पैशन के लिहाज से। और पैशन तब होती है जब आपने ईमानदारी से उस तर्क की संवेदना को महसूस किया है, और पैशन नहीं आएगा। एक उखड़ी से बात लगी जो आपने कहा कि शब्दों का माया जाल रचा जा रहा है। इसीलिए ये कहा जाता है, और अमूमन जो लेखक होते हैं कि आप कविता लिखने से पहले आप ये लिखें कि आप किस लिए कविता लिख रहे हैं। T.S. इलियट कहा करते थे कि कविता तो छोड़ो, रखो साइड में, वो देखो पहले उसे फॉरवर्ड लो, उसके अपने स्टेटमेंट लो और देखो कि वो क्या कहता है। आप बेनिफिट ऑफ डाउट ना दें ऐसे। अगर आप देखेंगे ज़्यादातर मेरे ख्याल से इधर के एक ज़माने में प्रेमचंद तो खैर गद्य के लेखक थे, निराला बड़े कवि होके भी उन्होंने गद्य लिखा है। इधर मुक्तिबोध और कुमारेन दो ऐसे एक नाम हैं जो कि कविता के साथ साथ ही बड़े नाम हैं जिन्होंने गद्य भी लिखा है। तो उसमें आदमी एक्सपोज होता है। और आप डरते क्यों हैं? वो आदमी इसलिए डरेगा कि उसके पास तर्क नहीं है, और उठपटांग तर्क करेगा तो आप सोचेंगे अच्छा इतना बड़ा कवि, इस कविता को पुरस्कृत कवि है और इसका विचार इस बारे में ये है, इसका मतलब इसको 2+2 की भी जानकारी नहीं है, तो क्यों आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए? तो कवि, इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि कविता जो है ऐसा ना हो, ये कालिदास का समय नहीं है, कविता भी निरंतर पढ़ाई लिखाई मांगती है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मैं कविता करता हूँ इसलिए मैं ये नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं देखूंगा, नहीं।
जैसे एज ए पत्रकार आप अपडेट रहती हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आप मैथमेटिक्स में कैलकुलस सीखना शुरू कीजिए, ये नहीं कहता, बट जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं साइंस के, इकोनॉमी के, जैसे मेरा इकोनॉमी से भी वास्ता है, मेरी कई कविताएं इकोनॉमिक अंडरलाइन हैं उसकी, जो कि साहित्य का त्याज्य विषय माना जाता है कि इकोनॉमी कौन करेगा, कौन पढ़ेगा, क्यों? इसलिए तो साहित्य कटता जा रहा है, क्योंकि साहित्य जो है मानव की डे टू डे जो चैलेंजेस हैं, और आज जब ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो ये छोटे छोटे जो चैलेंजेस हैं बड़े चैलेंज से जुड़ गए हैं, तो इनसे रूबरू टकराता नहीं है वो आदमी, और सोचता है कि मैं अपनी काल को कहीं कोने कोठरी में बैठा रहूँगा, आराम से चाय कॉफ़ी विस्की आती रहेगी, कविता लिखता रहूँगा। ऐसे नहीं होती कविता। तो लेट अस कम कि आप लिखते क्या है। इसीलिए जो प्रबुद्ध कवि हैं, बड़े कवि हैं, और जो रेलिवेंट कवि हैं, जो प्रासंगिकता जिनकी है, वो हमेशा कहते हैं कि इनसे गद्य लिखवाओ और देखो कि इनका विचार क्या है। जी, ये महत्वपूर्ण है ये उसका। कविता संग्रह जिसके विषय में आपने बताया सर, क्योंकि कई ऐसे लेखक होते हैं जो किताबें लिखते हैं व्यक्ति विशेष पर, यदि हम मदर टेरेसा का जिक्र करें, बिस्मिल्लाह खान का जिक्र करें, आपने उन पर कविताएं लिख डाली हैं, पढ़ने योग्य तो होंगी ही, यदि हमारे दर्शक चाहें तो पढ़ भी पाएंगे, क्योंकि नेट पे ये सारी कविताएं उपलब्ध है। इसमें एक और है सर, वो है दुख और पहाड़। हाँ जी। क्योंकि आपने जिस तरह की कविताएं लिखी हैं, जिस तरह की कविताओं की रचना आपने की है, इसके शीर्षक ही आपने ऐसे दिए हैं कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए। तो इसके विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए, दुख, जैसे मैंने कहा कि मैं कविताएं याद नहीं रखता, बट दुख और पहाड़ की चर्चा और भी कई जगह हुई है। अच्छा। तो शायद वो अंतर्मन में हो कि जो मुहावरा है दुख का पहाड़, लेकिन पहाड़ जो है अपनी संपूर्णता में, अपनी स्थिरता को लिए हुए, अपनी अचलता को लिए हुए एक खास किस्म का छाप छोड़ता है मानव की मानसिकता पर। और पहाड़ में, इसीलिए पहाड़ की तुलना वहाँ दुख से की गई है, क्योंकि मेरे ख्याल से दुख में संवेदनाएं ज़्यादा हैं सुख के मुकाबले। सुख में तो आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन दुख में आदमी टूटता भी नहीं है बिल्कुल, लेकिन दुख एक मुकम्मल प्रक्रिया है जो संवेदनाओं का उसमें भरमार होता है। पहाड़ को हम जब जब देखते हैं और देखते हैं कि उस पर बिजलियाँ गिरती हैं और टूटते हैं, चट्टान नीचे आते हैं, तो एक खास किस्म का ठहराव और उदासी है। इसीलिए एक हमारे यहाँ मुहावरा भी है कि उदास और दुख वो लंबा चलता है, सुख थोड़े टाइम पे चलता है। इसलिए मेरी कविता में एक जगह जिक्र है कि अंधकार का जो सत्य है वो सूरज के सत्य से बहुत बड़ा है, क्योंकि वो रियल लाइफ है, उसमें हमें अपना रास्ता बनाना है। आप देखें कि दिन में जब आप छोटे परिप्रेक्ष्य में एक सूरज आपके सामने उगता है तो उसमें पूरी पृथ्वी पर रोशनी छा जाती है। कायनात में रोशनी नहीं आई है, और उसका बौनापन प्रकाश का कब पता चलता है? रात में लाखों सूरज जल रहे होते हैं, और जो नज़दीक का सूरज है जो एक उसमें क्षणिकता है खास किस्म की, वो हट गया। तो आप देखिए इतने सूरज, एक कविता की मेरी पंक्ति भी है कि रात में इतने सूरज जल जल के भी अंधकार को ना हटा पाए। तो अंधकार में संवेदना प्रकाश से ज़्यादा है। अंधकार त्याज का विषय नहीं है, अंधकार एक हिस्सा है आपकी सोच और समझ का और तर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी। और आजकल तो फिजिक्स में बात करें तो एक डार्क एनर्जी भी होती है, जी। तो उसकी पड़ताल करना भी कविता का काम है। बदलते दौर के साथ लिखावट भी बदली है, कवि के देखने का ज़रिया भी बदला है, नज़रिया भी बदला है। तो कितना बदलाव देखते हैं आप आज के कवियों की अपेक्षा पहले के कवि में? नहीं, देखिए, आज जो कविताएं अमूमन जो लिखी जा रही हैं वो हालांकि उसमें शब्द नए आ रहे हैं, तो नए मुहावरों का और नए शब्दों का इजाद और उसकी पड़ताल तो जरूरी है बड़े सत्य और बदलते सत्य को कैप्चर करने के लिए। लेकिन सवाल है ये देखा जाए कि उसका इरादा क्या है। इरादा अगर फिर पुराना वाला है, कालिदास के टाइम वाला, तो वो कविता प्रासंगिकता वो खो देगी। आज कविता कटती जा रही है आदमी, क्योंकि आजकल लोग यूट्यूब देख के टाइम पास करते हैं कविता, क्योंकि कविता इसमें साहित्यकारों का भी दोष है। वही जो मैंने कहा कि अपने को इतना महत्वपूर्ण वो मानते हैं, वो बड़े सत्य से जुड़ना नहीं चाहते। तो जब तक आप मानव जीवन की डे टू डे लाइफ की जो समस्याएं हैं और उससे जुड़ी जो विश्व लेवल पर आप समस्याएं हैं, उससे कविता
वार्तालाप नहीं करती, उससे कनेक्ट नहीं करती, तो डेफिनेटली जो नए जनरेशन है और नए लोग हैं वो करते जाएंगे। इससे नुकसान समाज में भी हो रहा है। समाज का नुकसान क्या है कि जैसे मैंने शुरू में पहले कहा था कि अगर हर एक तर्क एक संवेदना जनरेट करती है, और कई जो तर्क हैं बिना आत्मसात किए हुए, अगर तर्क मुकम्मल भी है और जेन्युइन है लेकिन आपने आत्मसात नहीं किया, अगर आप पॉलिसी और गाइडलाइंस आप बना रही हैं तो वो फेल करेगा। तो कविता जो है वो आपके विचारों को वैलिडेट करती है। तो चूंकि दोनों अलग अलग, एक ज़माने में देखिए अमीर खुसरो कवि थे जी। और घोड़े पर वो चूंकि सेनापति थे तो तलवार भी चलाते थे, तो दोनों साथ था। क्रॉमवेल का हम उदाहरण ले लें, मिल्टन इतने बड़े कवि थे, वो भी तलवार चलाते थे, घोड़े पर थे, वो भी कविता की जगह लिखते थे। तो ये एक बेसिक उदाहरण है जो पता चलता है उस समय मेन कर्म क्या होता था। आज मेन कर्म आपका स्टेटमेंट का जो टूल है वो कलम है। उस समय तलवार हुआ करता था, अब पढ़े लिखे लोग तलवार से, वो एक कलम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साथ में कविता भी थी। तो होता क्या है कि उनका जो डे टू डे एक्शन है वो वैलिडेट करता है कविता समेत। तो यहाँ कवि और साहित्यकार भी दोषी हैं, और जो नया समाज है वो समझता है कि बिना कविता का मैं काम चला लूँगा, वो वैलिडेशन खत्म हो गया। और वैलिडेशन मैंने जैसे कहा संवेदना से होती है। बिल्कुल, क्योंकि कविताएं हमेशा से अगर आप पीछे देखें तो वो एक बदलाव का बहुत बड़ा पहले जरिया था जो कि धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। मेरा एक सवाल सर है कि क्या कवि जो हैं वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे, इसलिए कविताएं खतरे में है, कि वो चाहते कि जैसी वो दुनिया देख रहे हैं शायद वैसी, जबकि वैसी बिल्कुल भी नहीं है, और नए जनरेशन जो आ रहे हैं इसलिए शायद उनका और कविता का एक जो दूरी है वो बढ़ते जा रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसलिए मैंने टी.एस. इलियट का जिक्र किया शुरू में। टी.एस. इलियट ने कहा कि कवि से पहले उससे वक्तव्य लो, उसका कविता क्या है, किस लिए कविता कर रहा है। आज के डेट में भी, आज की तारीख में अगर आप साहित्यकारों से पूछें कि मानवता के लिए 5 सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, देखिए वो जो प्रायोरिटीज़ बताएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कुछ को छोड़ के, कई प्रबुद्ध लोग हैं, वी कैन नॉट अंडरमाइन देम, वो देखिए जो 18वीं 19वीं जो रैंक है ना उसको बताएगा। अभी पता नहीं है कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और जब आपका जो दुनिया है ग्लोबल हो गई है, एक दूसरे चीज़ें एक देश में जो घट रहा है दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, और अब तो इंटरनेट का ज़माना है। मेरी एक कविता की पंक्ति है कि पूरी की पूरी फ़ौज खड़ी रह जाती है लेकिन मुल्क का जो सारा पैसा है वो स्विफ्ट या इंटरनेट के जरिए बाहर चला जाता है, और फ़ौज को पता नहीं कि तनख्वाह भी नहीं मिलेगी कल उसको, जिसकी रक्षा वो कर रहा है, जिसकी अस्मिता की रक्षा कर रहा है। तो ये हो गया है हाल। सो जैसे आपने कहा कि उसके शब्द और मुहावरे, तो कविता का एक पक्ष ये भी है कि वो निरंतर कई संवेदनाएं छूट रही हैं, जैसे पकड़ी नहीं है आपने। जैसे तर्क होगी, तर्क अगर ऑपरेटेबल है तो संवेदनाएं जनरेट करेंगी। तो हमारा काम है नए मुहावरे, नए शब्द ईजाद करना भी, और उसमें जुझारू प्रवृत्ति चाहिए, क्योंकि कई बार आप बुरी तरफ फेल करते हैं। तो ईडियम्स जो बनाने हैं, मुहावरे, वो आपको गढ़ने होंगे, और उसके जो खतरे होते हैं उठाने होंगे। अगर आपको जो बदलती सच्चाई है, रियलिटी है, और बड़ा इकोसिस्टम है, उसको पकड़ना है। लेकिन पहले तो है कि आपका जो काव्य शास्त्र है, प्रिंसिपल है, आप उसे मानते भी हैं कि नहीं, कि स्टांस वही है कि मैं कोने में बैठ के कविता लिख लूँगा, 2-4 पत्रिकाओं में हमारी पुरस्कार भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी कविता पढ़ी नहीं जाएगी। सही बात है। तुलसी और कबीर क्यों पढ़े जाते हैं? कबीर डे टू डे सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं और उनको ज़्यादा टाइम नहीं है, छोटे छोटे दोहे लिखते हैं, बहुत रिलेवेंट है। तुलसी ने अपने कविता में जो उस समय का जो सबसे मेन जो एक्टिविटी होती थी, परिवार कैसे चलना चाहिए, उस समय भाई का बहन से क्या रिश्ता होना चाहिए, पिता का माता से क्या रिश्ता होना चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट मूल्य थे, उसकी पड़ताल उन्होंने की है। तो ये पढ़े जाते हैं आजकल भी। गांधी जी के लिए सबसे उनकी प्रिय जो पुस्तक थी वो रामचरितमानस ही थी। जी सर, यदि हम आपकी किताबों का जिक्र करें तो सपनों में सेंध करके आपकी एक काव्य संग्रह आई है, हाँ। उसका जिक्र करना चाहेंगे? क्या कुछ खास चीज़ें उस तमाम किताब में हैं और क्या कुछ बताना चाहेंगे उसके नहीं, विषय में? उस किताब की आलोचना, उस किताब में जो आप देखेंगी जो कविताएं हैं, तो एक बड़ा जो करीब 3/4 जो हिस्सा है किताब का वो आर्थिक विषयों पर है। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने और भी बड़ी दूसरी कविताएं लिखी हैं जिसमें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे फ्यूचर, ऑप्शन, उस पर कविताएं लिखी हैं। तो ये तो आपने बनाए हैं
जो हेजिंग के टूल्स होते हैं, बट इसके पीछे मंतव्य क्या था उसकी पड़ताल की गई। इसलिए और अर्थ की जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, इकोनॉमी की जो बेसिक प्रिंसिपल हैं और विज्ञान के, ये हमारी कविता में उसके अंतर्निहित है। इसका प्रवाह अगर आप थोड़ा सा भीतर जाएं तो हमेशा चलता रहता है। मतलब मैं कंप्लाई करता हूँ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और साथ साथ कवि होने के नाते ये भी कोशिश करता हूँ कि जो इवॉल्विंग रियलिटी, जो नए सच हैं, उसको पकड़ूं, और वो तर्क से ही पकड़ा जाएगा, है कि नहीं। उसकी कुछ कविता सुनाना चाहेंगे? मैं एक छोटी कविताएं सुना देता हूँ, एक दो। जी। जैसे मैंने अर्थ की बात की, तो मैं आपको दो कविता सुनाना चाहता हूँ जो कि एक है बैलेंस शीट कविता। जैसे आप कहेंगे बैलेंस शीट पर कौन कविता लिखेगा, जी। कोई मतलब आज का सूर तो नहीं लिखेगा बैलेंस शीट पर कविता, है कि नहीं। तो बैलेंस शीट कविता है, देखिए। देश की राजनीति का देश के बैलेंस शीट से कोई वास्ता नहीं। यह अलग बात है कि राजनीति अय्याशी करती हुई इसके स्वप्निल आरामगाहों में विलासती है। राजनीति अपने मुल्क के विवाद से घबराती है, क्योंकि उसके बदन पर कपड़े बहुत कम हैं। अंदाज में उसके गैर मुनासिब लोकप्रियता है। उसका रौनता जगन्नाथ आता देख सार्थकता को भी पसीना छूटने लगता है। भूखों और नंगों की भीड़ उसके फूलों और चांदियों की बारिश में तृप्त होकर भीगती है। और मुल्क की बैलेंस शीट, वह भी क्या चीज़ है। वह भव्य और गुदाज दिखना चाहती है, लेकिन उसकी अट्टालिकाओं की दराजों में दबे भूख से कुहरते मध्यरात बच्चों की हिचकियां गायब हैं। उसे भ्रम है कि वह देश की क्षमता और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन अगर यह बात है तो समुद्रों और रेगिस्तानों की तहों में दबे खजानों के बावजूद उस पर रेंगती मानवता के सीने पर काली दरारें क्यों सन्नाती हैं। दोनों में बस एक ही खूबी आम है, नियत। ये कविता हुई, मतलब जो बैलेंस शीट की कविता। अब बैलेंस शीट को अब साहित्यकार बोलेगा क्या है, बैलेंस शीट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट जो दिखाता है, बैलेंस शीट में ये सन्ड्री डेटर्स क्या हैं, क्रेडिटर्स कितने आपके वो हैं, लेकिन बैलेंस इकोसिस्टम का तो पता नहीं चलता ना। बिजनेस सक्सेसफुल कैसे होगा, लोगों में तो समृद्धि होनी चाहिए, वो पता नहीं चलता बैलेंस शीट, और नियत पता नहीं चलता। कुछ और कविता यदि आप जी सुनाना चाहें। अब जैसे मैंने अब नाम दिया, एक है कविता रुपया। अब देखिए रुपये की ताकत कहाँ से आती है। ये अर्थ के जो आपने कहा ना तर्क का वास्ता, तो बिना तर्क के तो कविता लिखी नहीं आएगी मेरे ख्याल से। जी। इसलिए जो रोमांस पहले हुआ करता था, मेरी कविता में जो रोमांस है वो तर्क का रोमांस है। अब चल रही है बात सदियों अकेले रहे राष्ट्रपिता की, जहां नितांत अकेला पड़ा रहता था कभी अशोक का स्तंभ। उसके दाईं ओर हो नेहरू, बाईं ओर अंबेडकर, कम अज कम अपने दोस्तों के साथ खुश दिखें राष्ट्रपिता, और मिले ताकत उनके विचार श्रृंखला से। लेकिन मुस्कुराते हैं इस कवायद पर चाचा रूजवेल्ट। प्रपत्रों और अनुबंधों में ताकत तस्वीरों के जमावड़े से नहीं आती, उसमें आती है कुबत उस चरित्र से जो खाता है सौगंध उन हरे दस्तावेजों पर रखकर संविधान को साक्ष्य। जब उसे होता है विश्वास उन बाजुओं की मांसपेशियों पर जो रातों रात बांध सकती हैं सागरों पर अग्निपथ, भट्टियों में तपती हैं जो इस्पात के साथ, पलकों में खड़ा कर सकती हैं उमंगों की ऊर्जा परियोजनाएं। जी हाँ, उन्हीं आत्माओं से जिनसे किया जाता है वायदा। जरा इस ताकत पर भरोसा करना सीखो, और तब देखो बापू की मुस्कुराहट थोड़ी और चौड़ी हो जाएगी और पड़ जाएगा पेशानियों पर रूजवेल्ट साहब के बल। जी। अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे सर कि इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो कई क्षेत्रों में होती है।
आप खुद बैंक में है, स्टेट बैंक के जनरल मैनेजर के पद पर आप कार्यरत हैं। कलम से वास्ता है आपका, वित्त से वास्ता है आपका। और उससे परे यदि हम बात करें तो इतने अच्छी अच्छी कविताएं आपने लिखी है, काव्य संग्रह आपने लिखे हैं, अद्भुत है। आश्चर्य लगता है ये सोच के कि समय कैसे निकाल पाते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन चाहूंगी कि सबसे पहले काव्य शास्त्र के विषय में कुछ बताएं। जी। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर आप? देखिए, मेरा काव्य शास्त्र जो है वो सिंपल, जैसे मैंने कहा कि मेरे काव्य शास्त्र में मेरे जो स्टेटमेंट्स हैं, मेरे संग्रह के पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो उससे देखा जा सकता है। तो मेरा काव्य शास्त्र ये है कि पहला तो ये अवधारणा कि मुकम्मल तर्क की एक संवेदना होती है, और उस संवेदना को पकड़ने के लिए तर्क को आत्मसात करना पड़ता है। जैसे मैंने आपने कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया, और जनरेट होती है वाइब्रेशन, और जो तर्क बहुत से लोग इसको ऐसा नहीं मानते, वो तर्क को तर्क ही समझते हैं, कुतर्क भी उसमें आता है। मैं चूँकि साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि तर्क तो वही है जो मुकम्मल तर्क है, और मुकम्मल तर्क वो है जो नेचर में डुएबल हो, वही तर्क होता है ना। जी। वो अगर डुएबल नहीं है तो मुकदमे, वो उसकी सीमा मुकदमे के कोर्ट तक है, उसमें कुतर्क किया जाता है कि जैसे उसने खून किया, मैं वहाँ था ही नहीं, मेरा टिकट नहीं है। तो ये तर्क नहीं है। तर्क तो जो बड़ा है तर्क है वो तो है, और वो बच जाता है क्योंकि हमारे पास साक्ष्य नहीं है उसका। और दूसरा जो है कि नए मुहावरों और फ्रेज़ों की तलाश, ये बहुत बड़ा सच, ये हमारी कविता का एक काव्य शास्त्र है कि मैं निरंतर वो खतरे उठाता हूँ, मैं कहीं कहीं औंधे मुंह भी गिरता हूँ कि जो बड़ी सच्चाई है, हम लोग एक बड़े तर्क का हिस्सा हैं। तो हम लोग तर्क से अगर संचालित नहीं होंगे तो बड़े तर्क को नहीं पकड़ पाएंगे। तो हमारे काव्यशास्त्र का एक तीसरा पहलू कह सकती हैं कि वो है, जिसका मैंने कहीं अपने वक्तव्यों में जिक्र किया है, विचार का संसाधन। और कल मैं कहीं एक बोल रहा था, वक्तव्य दे रहा था कि इंफ्रा ऑफ थिंकिंग। तो भाई इंफ्रा का मतलब क्या होता है? इंफ्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर, लोहे, पुल, रोड, यही इंफ्रास्ट्रक्चर है। विचार की वो क्या हो, मतलब इंफ्रा क्या हो, संसाधन क्या हो। और संसाधन जैसे ही दिमाग में आता है, उसकी एक सॉलिड मटेरियल चीज़ें आती हैं सामने कि उसको छू के आदमी कर सके। तो इसको मैंने इसका जो बायस है उसमें उसको मैंने ढूंढा है कि अगर तर्क है तो तर्क की एक फिजिकलिटी होती है। वो फिजिकलिटी कैसे पता चलेगी? सब चीज़ तो आपके पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है साइंस के हिसाब से जो सारे तरंगों को जो कायनात से आती है उसको पकड़ सके, तो फील कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हो सकता है कि हमारे आपके बीच में बैठे हुए, आप लोग बैठे हुए हैं किसी बगीचे में बात कर रहे हैं, तो इसके थ्रू से मुल्क का पैसा भी जाता होगा, दिखाई तो नहीं देता आपको, लेकिन सच है। तो कहने का मतलब वो तर्क जिसकी संवेदना हो, वो उसकी मेटेरियलिटी है, उसको हम फील कर सकते हैं। तो ये है विचार के संसाधन। और अगर आप तर्क से, आप कोई भी काम, या सामाजिक काम हो या साहित्य के क्षेत्र में काम हो, अगर तर्क से आप संचालित होंगी तो धीरे धीरे आप बड़े तर्क की ओर बढ़ सकते हैं। इससे मैंने कहा कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, 5-6। तो कभी कभी ये हो सकता है कि आपने तर्क को पकड़ा, और जब आप प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रक्रिया, उससे पता चलता है कि क्या जो हम सोच रहे थे, यहाँ पहुँचना था, वो पहुँचना, वो मुझे चाहिए क्या, पता चला कि नहीं। प्रक्रिया से जब हम गुजरते हैं तो हमें अपने गोल्स में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि ये नहीं है, ये। तो मैं ये मानता हूँ कि जो मुख्य रूप से हमारा जो कविता का काव्य शास्त्र है वो बेसिक प्रिंसिपल से है। और जो तीसरा उसका महत्वपूर्ण जो मैं ये मानता हूँ कि रोमांस, तर्क का रोमांस। कभी कभी जब आप ग्राफ देखती हैं मैथ्स में या फिजिक्स में, तो बात का आपको डेटा नहीं पता, बट ग्राफ के रुख से पहचान जाती है कहाँ जाएगा। तो मैं उस तरह चीज़ों को देखता हूँ कि बड़े अच्छा जो इकोसिस्टम है वो तो चेंज होता रहता है, इसलिए नए मुहावरों की तलाश है, बड़े सत्य को हम पकड़ सकें। यदि हम बात करें आपके लेख आलेख की, तो वित्त से जुड़े मामले पर भी आप लिखते रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख छपते रहे हैं। तो चूँकि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, कैसे समय निकाल पाते हैं? और ये जो पत्र पत्रिकाओं में जो आपके आलेख छपते रहे हैं, इसके विषय में कैसे अनुभव रहे हैं आपके?
ये मौजूद सवाल है। बैंक में मैं आईटी देखता हूँ, आईटी से जुड़ा हुआ हूँ, और इसके पहले भी मैं जब 4-5 साल लंदन में था तो वहाँ भी आईटी का ही हेड था। तो तर्क से मेरा पुराना वास्ता है। कविता के लिए, जैसे मैं पहले बोल रहा था, कविता के लिए मुझे कहीं एक्सक्लूसिव नहीं होना पड़ रहा कि अब कविता लिखने का वक्त आ गया तो थोड़ा अलग लिखना। कविता दिमाग में चलती रहती है। और मेरी जो कविता है, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास इतने अभी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं जो सारी संवेदनाओं को, सारे साउंड्स को, सारे वाइब्रेशंस को जो नेचर से आती है पकड़ सकें। तो कविता के माध्यम से मैं सोचता हूँ कि उसको पकड़ूं, और वो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। कविता आजकल, जैसे कि आपने कहा कि कैसे टाइम निकलता है, मेरे दिमाग में कविता चले, पेन कब करना है, कब लिख डालना है उसको, ऑलमोस्ट वो जब मौका मिलता है कविता तैयार रहती है दिमाग में। क्योंकि कविता के लिए मैं अलग से नहीं सोचता, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है। और इसके लिए इसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि क्यों कविता कटती जा रही है प्रैक्टिकल लाइफ से, क्योंकि कविता एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है, कविता आपके डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। और इससे क्या होता है कि डे टू डे लाइफ की वैलिडिटी, डे टू डे लाइफ में जो एक्शंस लेते हैं, जो कर्म करते हैं, वो वैलिडेट होता रहता है। आप जब किसी से दुखी होते हैं, आपके पड़ोस में कोई बीमार पड़ गया और आपने अपना काम का नुकसान करके उसकी हेल्प की, ये कविता है। केवल पेन डाउन नहीं हुई है कविता। तो ये तब होगा जब कविता और कवि और साहित्यकार मुकम्मल रूप से जो हमारे डे टू डे समस्याएं हैं और उसके माध्यम से जो बड़े चैलेंजेस हैं मानवीयता के, उसको पकड़ने की, उसके तरफ अग्रसर हों, तो ये जो दुराव है ये नहीं रहेगा। और कविता, जैसे मैंने कहा कि एक ज़माने में घोड़े की पीठ पर भी लिखी जाती थी और तलवार चलता रहता था, तो वो है मामला जो मिल्टन का अंदाज था कि नहीं। जी, यदि हम आज के युवाओं की बात करें, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जा रहा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई ऐसे युवा हैं जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया डे टू डे लाइफ का हिस्सा जो हमारा होता है, उससे हम शब्दों में यदि पिरोना शुरू कर देते हैं तो एक कविता का शक्ल ले ही लेती है। डिपेंड करता है कि आपके शब्द कितने गहरे हैं, उसमें संवेदना कैसी डाली है आपने। यदि हम बात करें आज के युवा की, तो सबके लिए पत्र पत्रिकाओं में छपना आसान नहीं है, किताबें प्रकाशित करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ा है, एक प्लेटफॉर्म उन्हें लगता है कि मैं अपना एक पेज बनाकर या अपने साइट पे जाके कुछ भी लिख सकता हूँ। गलती की भी संभावनाएं होती है सर। तो चूंकि आप अनुभवी हैं, तो एक गाइडलाइन तो उन्हें ज़रूर आप दें कि किस तरीके से वो सोशल मीडिया का यूज़ करें, कैसे शब्द बनाएं, किस तरीके से वो अपने आप को एक मुकम्मल कवि के तौर पर लोगों के सामने ला सकते हैं। नहीं, ये अच्छा सवाल है। और चूँकि मैं आईटी का आदमी हूँ इन अ वे, जी, तो मैं ये मानता हूँ कि जो भी संचार माध्यम है और जो नए माध्यम है जैसे ट्विटर, फेसबुक, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और आप उसमें इमीडिएटली राजनीतिक ना हो जाएं, नहीं तो आप रुक जाएंगे, आपकी रोक दी जाएगी। तो आप तर्क से गाइडेड रहें। और तर्क जो है ना, अगर दुश्मन होशियार है तो वो भी तर्क से गाइड होगा, और तब एक आपस में सहमति सी बन जाएगी कि नहीं, इसको हम नहीं छोड़ सकते। मसलन कि जैसे जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने कहा था कि जो लेहमन ब्रदर्स वाला जो हुआ, कि अगर वो कहे, उन्होंने अमेरिका की जो सिस्टम उसको खारिज किया है इन अ वे कि अगर ये जो दौलत है जो 1% के पास है, अगर ये 1.1 के पास चली जाती तो मैं इसको सैल्यूट करता, लेकिन ये 1% से 0.1% के पास चली गई। इसका मतलब और स्क्वीज हुआ, वेल्थ तो बड़ा नहीं लेकिन स्क्वीज हो गया। मैंने कई लोगों को लाले पड़ गए, नौकरी गई। तो ये मानना पड़ेगा कि जो ये संचार माध्यम है उसके तहत हो, लेकिन वो तर्क से संचालित रहें और उससे गाइडेड हो। जी, बहुत बड़ी बात आपने बताई सर। और मुझे लगता है कि युवाओं के लिए भी एक मैसेज ज़रूर जाता है। और बहुत अच्छी बातचीत हुई आपके माध्यम से। आपके विषय में भी हमने जाना, आपके कविताओं के विषय में भी जाना, और आज के जो युवा कैसे आप सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने शब्दों को आप परिपक्वता से लोगों के समक्ष रख सकते हैं, लोगों के सामने रख सकते हैं। इन तमाम विषयों पर हमने चर्चा की। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चाएँ आपने की। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे जनरल मैनेजर SBI अजय कृष्ण जी से। कवि, विचारक, चिंतक, कई मुद्दों पर वो हमेशा लिखते रहे हैं। कैसे लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिख भेजिए। नोट कीजिए हमारा पता,
पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, प्रेसर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।